Hello, good morning students. I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School Rewand. Today we will discuss the next topic from the first chapter of 6th unit, that is optics, and our today's topic is reflection due to plane mirror. So first question comes in our mind there, that is mirror. What is mirror? ठीक है, मिरर क्या होता है? कहता है इट इज ए वेल पॉलिश्ड and a smooth surface that's one side is reflecting. यानी वो सरफेस जो स्मूथ हो और वेल पॉलिश्ड हो फ्रॉम वन साइड, और जो उसकी अनदर साइड होगी, एक साइड में जो हम पॉलिश करके रखते हैं उसके दूसरी साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, तो उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? मिरर कहते हैं. ठीक है, इट इज स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड सरफेस whose one side is polished and another side is reflecting, that is called mirror. मिरर को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. यहां पे फर्स्ट है प्लेन मिरर एंड सेकेंड वन इज कर्व्ड मिरर. यानी ये प्लेन नहीं होंगे, कर्व्ड मिरर होंगे. ठीक है, प्लेन मिरर हम अपने डेली लाइफ में सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फेस देखते हैं, वो किस में होता है? प्लेन मिरर में. यानी वो इमेज जो हमें दिखाई देती है वो सरफेस बिल्कुल प्लेन थी, इसलिए उस स्ट्रक्चर को, उस सरफेस को हम क्या बोल देते हैं? प्लेन मिरर बोलते हैं. क्योंकि मिरर की कैटेगरी में आता है वो एक साइड, जो पीछे की साइड है वो पॉलिश्ड होती है, वेल पॉलिश्ड. ठीक है, पॉलिश्ड होती है, बिल्कुल स्मूथ होती है, हॉरिजॉन्टल यानी प्लेन है, इसलिए उस सरफेस को क्या बोल देते हैं? प्लेन मिरर. अगर कर्व्ड होती, जैसे हम मिरर की बात करें, साइड व्यू मिरर जो ड्राइवर के साइड में लगाता है उसकी बात करें, तो वो कैसा होता है? कर्व्ड मिरर होता है. उनकी भी अपनी एडवांटेज होती है, प्लेन मिरर की भी अपनी एडवांटेज है, वो देखेंगे कर्व्ड मिरर नेक्स्ट पॉइंट में. अभी हम पढ़ रहे हैं प्लेन मिरर के बारे में. तो प्लेन मिरर हमें पता चल गया कि ये सरफेस में प्लेन होगा. इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. इसकी वजह से प्लेन मिरर में जो रिफ्लेक्शन होगा उसकी वजह से अगर हम इमेज देखेंगे तो उसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं. तो मैं यहाँ पे प्लेन मिरर के बारे में बता कि इमेज कैसे बनती है. ये एक प्लेन मिरर है. ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हमने, ये A है और ये इसका बॉटम पॉइंट B है. ठीक है, यहां से एक रे चली इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से. ठीक है, टॉप से इसके रे चली यहां, ये करें बिल्कुल इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होगा. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल खुद ही ये लाइन होगा. इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो है, तो रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? जीरो. तो ये रे क्या होगी? वापस रिट्रेस करके आ जाएगी यहाँ से. सिंपल, यहाँ इसके बॉटम पॉइंट से भी जो रेज आएगी वो भी यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी. ठीक है, तो इसका मतलब ये रेज तो कभी मिलेंगे नहीं, चाहे किसी भी डायरेक्शन में आप इनको एक्सटेंड कर लो. यहाँ ये टर्म्स. ठीक है, लेकिन इसके हेड पॉइंट से मल्टीपल रेज चलते हैं. कोई ऑब्जेक्ट हमें कब दिखाई देता है? जब वहां से रेज हमारी आंखों में पहुंचती है. जैसे मैं कहूंगी मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि रेज यहां से टकरा के और हमारी आंखों में पहुंचने, पूरे जितना पोर्शन दिखाई दे रहा है वहां से रेज हमारे पास में आ रही है. यहां से आ रही है तो यहाँ की इन्फॉर्मेशन होगी, ये आ रहा है तो ब्लैक है तो ब्लैक की इन्फॉर्मेशन है, तभी वो चीज हमें वैसे ही दिखाई दे रही है. तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि ये रेज एक चली थी वो आपकी आईज में पहुंच गई तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा. बहुत ही ज्यादा रेज होती है एक पॉइंट से. यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा होगा उसको दिखाई देगा, इधर भी होगा, क्लास में सभी को दिखाई देता है. इसका मतलब रेज जो आ रही है सभी की आईज में पहुंच रही है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है. तो कम से कम देखते हैं रिफ्लेक्शन के बाद में हमें कहाँ पे इमेज बनेगी. इसलिए मैंने हेड पॉइंट से एक रेज तो ये मान लिया जो रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगा. दूसरी रेज मैंने मान ली कि इस पॉइंट से चल रही है और वो यहाँ पे जा रही है, ये पॉइंट. ठीक है, रिफ्लेक्ट होके आएगी क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इस सरफेस पे जहाँ पे बाउंड्री है वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया. तो इसका मतलब रेज क्या होगी? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, तो इतने ही एंगल पे ये रेज क्या होगी? यहाँ पे आ जाएगी.
तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। टॉप से दो रेज चली, एक रेज यहाँ पे आ गई, ठीक है, और एक रेज यहां से चल के यहाँ पे आ गई। तो ये रेज तो जैसे जैसे दूर जाएंगे तो और ज्यादा दूर होती जाएंगी, इसका मतलब ये कभी भी मीट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब जब और ज्यादा डिस्टेंस पे जाते जा रहे हैं तो मैं इसको अगर बैक साइड में एक्सटेंड करता हूं तो देखते हैं कहां पे इमेज बनती है। तो मैंने यहाँ पे इस रे को, इस रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करते हुए यहाँ पे लिया इस पॉइंट। तो इसका मतलब यहाँ पे तो ये रेज रिफ्लेक्शन के बाद में नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ पे मिरर के पीछे ये अपीयर्स हो रही है। ऐसे बॉटम से देखोगे तो वो रिफ्लेक्ट करेंगे तो वही आएगा, बॉटम यहीं पे बनेगा। तो इसका मतलब ये टॉप से चली थी तो टॉप मिलेगा यहाँ पे। तो ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। क्लियर हो गया पॉइंट। तो इसका मतलब मिरर में, प्लेन मिरर में जितने साइज का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये h हाइट है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हाइट कितनी होगी, h ही होगी। क्लियर हो गया। जितना साइज था ऑब्जेक्ट का उतने ही साइज की इमेज बनती है। दूसरा, जितने डिस्टेंस पे था मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ पे इमेज बनती है। ठीक है, जब हम एक्चुअल में पेंसिल स्केल से करेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्टेंस पे आएगा, एंगल वगैरह सब कुछ मेंटेन। तो जितनी डिस्टेंस पे था उतनी डिस्टेंस पे इक्वल साइज हो गया। दूसरा, रियल में मीट नहीं कर रही रेज, कैसी कर रही है, वर्चुअल में, तो इसलिए वर्चुअल मिलेगी। और वर्चुअल इमेज जो होती है वो हमेशा सीधी होती है, यानी जो भी पोर्शन होगा वो बिल्कुल सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्चुअल है वो बिल्कुल इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है इमेज। तो यहाँ पे प्लेन मिरर में जो भी इमेज फॉर्मेशन होगी उसके बारे में हमें सिंपल सी टर्म्स पता है कि वर्चुअल बनती है। वहां पे ऐसा नहीं होता कि एक्चुअल में कोई चीज बन रही हो। रेज है वो रिफ्लेक्शन होने के बाद में बिल्कुल दूर होती जाती है, तो हमें अपीयर्स करना पड़ता है कि बैक साइड में होंगी, तो इसलिए वर्चुअल इमेज बनेंगी। और वर्चुअल कैसी होती है, बिल्कुल सीधी बनती है। टॉप ऊपर था इसका तो इमेज का भी टॉप ऊपर है, बॉटम नीचे होगा, बॉटम नीचे होगा, तो यहाँ पे। दूसरा पॉइंट, सेम साइज की होंगी, जितना साइज ऑब्जेक्ट का था उतना ही साइज किसका होगा, इमेज का होगा, इक्वल साइज होगा, सेम साइज। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस होगी, जितना आप मिरर के आगे खड़े हो उतना ही मिरर के पीछे इमेज दिखाई देगी। अगर मैं मिरर को वहां दूर से देखूंगा तो इमेज भी मेरी मिरर के उतनी ही पीछे होगी। मैं मिरर के आगे जाऊंगा, इमेज भी आगे आ जाएगी। क्लियर हो गया। तो इक्वल डिस्टेंस रहती है। तो सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, तो यहां पे ये टर्म्स आ गए। क्लियर हो गया पॉइंट। तो सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे एक एक्स्ट्रा केस है जिसको हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन, अगर कोई चीज आगे पीछे है तो उसमें कोई चीज की प्रॉब्लम होती है। जैसे इसी को देख लें, ये मिरर है, ठीक है, इसमें एक चीज हम ऑब्जर्व करते हैं और वो क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने ए बनाया तो यहाँ पे ए बनता है, यहाँ पे बी बनाया तो यहाँ पे उल्टा बनता है। क्यों बनता है, इसका भी केस देख लेते हैं। मैं ये कहूं कि मैंने इस चीज को दो पार्ट में रिजोल्व किया, एक ये ब्लू लाइन है, ठीक है, और एक ये ग्रीन लाइन है यहाँ पे। तो ब्लू लाइन इसके नजदीक है तो इसका मतलब इतनी डिस्टेंस पे ब्लू लाइन आएगी यहाँ पे, जितनी डिस्टेंस पे ग्रीन है उतनी डिस्टेंस पे ग्रीन जाएगी। ग्रीन इससे ज्यादा डिस्टेंस पे थी तो बैक साइड में जाएगा, ब्लू इसके नजदीक थी तो ब्लू पहले बनेगा। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, कि लेटर जो है वो इन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन। जब हम मिरर में देखते हैं लेटर्स को तब हमें ये देखने को मिलता है। तो एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। लास्ट केस इसका मैग्निफिकेशन जो होता है, दैट मीन्स साइज जो बना, मैग्निफिकेशन कि ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में कितना बड़ा साइज बना या कितना छोटा बना। तो यहाँ पे इक्वल बनता है, इक्वल होता है तो -1 होता है। वर्चुअल बन रहा है तो वर्चुअल के लिए क्या होता है यहाँ पे, सॉरी +1। हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, तो हाइट यहाँ पे पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, +1। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे +1, इक्वल साइज का। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन का कर्व मिरर में, तो वहां पे पता चल जाएगा। क्लियर हो गया। तो अभी हम प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ऐसे ही कर्व मिरर जो होता है वो दो टाइप का होता है बेसिकली, डिटेल में पढ़ेंगे हम अभी आगे। एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव, ठीक है। एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव मिरर होता है। तो यहाँ पे दो टाइप के मिरर होते हैं, कर्व मिरर। उन दोनों को एक साथ हम स्टडी करेंगे। अभी प्लेन के बारे में पढ़ रहे हैं तो अभी प्लेन को फिनिश कर देते हैं पहले।
क्लियर हो गया पॉइंट? तो यहां तक हमारे पास में इस पॉइंट में कोई डाउट नहीं था। अब प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। यहाँ पे तो एक सिंगल मिरर था, उसकी बात हो रही थी। अगर मैं कहूँ कि दो मिरर हैं, उनको कुछ इंक्लाइंड कर दिया तो क्या चीजें होंगी, क्या चेंजेस होंगे उसमें, देखते हैं उस चीज को। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो यही है, नंबर ऑफ इमेजेस, कि कितनी नंबर ऑफ इमेज बनेंगे व्हेन टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने कहा एक प्लेन मिरर ये है M1, ठीक है, एक प्लेन मिरर ये है, इस प्लेन मिरर का नाम है M2। दोनों की रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कुछ एंगल पे है, इस एंगल को हम कह रहे हैं थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट को रिजोल्व कर देता, यहाँ पे प्लेस करता हूं, तो क्या होगा, ये जितने डिस्टेंस पे है d1 डिस्टेंस पे, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इमेज भी इसकी कितने पे बनेगी, यहां से लेकर यहाँ तक d1 होगा, जितना ऊपर था उतना ही। फर्स्ट मिरर की वजह से इमेज बनी, यहाँ पे कितना होगा, इसकी वजह से बनेगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस d2 थी, तो इसकी भी इमेज कितनी बनेगी, यहाँ पे ये i2 बनी। सेकंड मिरर की वजह से कितनी डिस्टेंस पे, d2 जितनी दूर था। लेकिन होगा क्या, कई बार इस मिरर में ये जो इमेज बनी है ये भी तो इसमें दिखाई देगी, तो इसका मतलब इसकी जो इमेज है वो इस ऑब्जेक्ट में दिखाई देगी जहां पे था। तो इसका मतलब ये यहाँ पे I1 डैश हो गया, यहाँ की ये जो इमेज बनी थी सेकंड मिरर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, वो इसमें भी तो दिखाई देगी, इसका मतलब इसकी वजह से भी होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं I2 डैश हो गया। तो ऐसे नंबर ऑफ इमेजेस बनती जाती है ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। तो इनको एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब भी इन सभी इमेजेस को देखेंगे तो इसका मतलब ये एक सर्कुलर फॉर्म में दिखाई देंगे और इसका सेंटर होगा जहां पे मिरर ज्वाइन कर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी अगर कितने एंगल पे रखें, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि हम एक टर्म्स लेंगे 360, क्योंकि सर्कल का पूरा एंगल देखें तो कितना आएगा 360 अपोन में थीटा, कि कितने एंगल पे आपने मिरर को रखा था, ये कुछ ना कुछ टर्म्स आएगी। अगर ये टर्म्स आती है E1, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी, इमेज यहाँ पे इसको बोल देते हैं n, 360 अपोन में थीटा, तो नंबर ऑफ इमेज जो होंगी उसमें से एक माइनस करना पड़ेगा। E1 अगर आएगा तो एक माइनस करेंगे, वो नंबर ऑफ इमेज होंगे। और अगर ये रेशियो जो है 360 अपॉन थीटा वो ओड आता है, तो इसका मतलब वहां पे नंबर ऑफ इमेज जो होंगी ये कितनी आएंगी, n ही रहेंगी, उसमें माइनस करने की जरूरत नहीं है। और एक केस होता है स्पेशल केस, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो यूज नहीं होता, रेयरली होता है, आपको यही इमेजेस के बारे में बताना है। E1 नंबर आता है 360 अपॉन थीटा, तो -1 कर रहा है। जैसे मैं कहूं कि दो मिरर थे, यही मिरर मान ले और ये 60 डिग्री पे थे, तो कितना आएगा 360 अपॉन में 60, कितना आया 6 आया। अब 6 जो है वो E1 नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आएंगी, 6 जो था उसमें से एक माइनस करना पड़ेगा, 6 - 1 कितनी हो जाएंगी 5। क्लियर हो गया, यहाँ पे वो केस लेके चलता है। क्लियर हो गया। ओड आता है बाई चांस, यहाँ पे मान लेते 5 ही आ गया, तो आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है, वही नंबर ऑफ इमेजेस होती है। तो ये नंबर ऑफ इमेजेस हैं, वो हमें पता करनी है कि जब दो मिरर इंक्लाइंड होते हैं तो कितना आता है। रिवर्स भी पूछ सकते हैं आपसे, रिवर्स कैसे पूछेगा, कहेगा कि नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो 5 बन रही है, बताओ दो मिरर कितने डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड थे, तो रिवर्स केस हो जाएगा। वहां पे 5 का इसका मतलब डायरेक्ट भी आ सकता था, वहां पे कैसे आता 360 अपॉन में थीटा इज इक्वल टू 5, ये बता दिया। 5 से डिवाइड कर देंगे, थीटा इधर आ जाएगा, तो यहां पे करते हैं तो कितना आता है 72 डिग्री। अगर ऑप्शन में आपके पास में 72 डिग्री है तो करेक्ट है, अदरवाइज 72 नहीं है तो एक चांसेस और हो सकता था कि नंबर ऑफ इमेजेस 6 बनती और 6 में से हमें एक माइनस करना पड़ता। तो अगर 6 होती तो यहाँ पे कितना आता 60 डिग्री आता, तो 72 भी ठीक है और 60 डिग्री भी ठीक है, क्योंकि 60 से करते हैं तो 6 आता, E1 होता उसमें से एक माइनस करते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस इतना। लेकिन दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको वहां पे कि 72 भी हो और आपके पास में 60 भी हो। क्लियर हो गया, तो वहां पे हमें ऑप्शंस के बेसिस पे ये चीज कंसिडर करनी पड़ेगी। ये चीज तो थी आपके पास में नंबर ऑफ इमेजेस जो प्लेन मिरर के एक दूसरे से इंक्लाइन पे पता लगती है। नेक्स्ट प्लेन मिरर के बारे में ही दो नोट पॉइंट है और दोनों ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, देखते हैं इस चीज को। एक तो कहता है कि अगर मैं
प्लेन मिरर था उसमें कोई इंसिडेंट रे थी, ठीक है, उसमें डेविएशन कितना होगा देखते हैं। स्पेशल केस है प्लेन मिरर के बारे में, फिर प्लेन मिरर खत्म हो जाएगा, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट केस डेविएशन। अब डेविएशन का मतलब क्या होता है वो हमें बताना है, ठीक है। डेविएशन मतलब ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, यहां पे एक रे जो थी वो इंसिडेंट थी, ठीक है। अगर ये मिरर नहीं होता तो ये रे कैसे जाती, बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में, यही बात होता है इसका। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल ड्रॉ किया इस पॉइंट के ऊपर, नॉर्मल ड्रॉ हुआ है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट था। यहाँ पे कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, इक्वल होगा, तो ये रे जो थी वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, रिफ्लेक्टेड। तो ये एंगल भी कितना होता है, आर इक्वल होता है। अगर मैं इंसिडेंट एंगल को थीटा मान लूं तो रिफ्लेक्शन एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। इसका मतलब ये 2 थीटा हो गया। तो डेविएशन का मतलब होता है चेंज कितना हुआ डायरेक्शन में। जाना इसको स्ट्रेट था, लेकिन ये यहां से किस डायरेक्शन में चलेगी, इस डायरेक्शन में, तो यही क्या हो गया, डेविएशन हो गया। डेविएट होगी रेस अपने ओरिजिनल पाथ से, कितना डेविएशन हुई वो कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब अगर ये स्ट्रेट लाइन में जाता तो एंगल कितना बनता, 180 डिग्री। 180 में ये दोनों एंगल इक्वल है, एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल होता है 180, जिसमें से 2 थीटा तो ये हो ही चुका है, तो रेस कितनी डेविएट हुई है यहाँ पे, सो डेविएशन इज इक्वल टू पाई माइनस में 2 थीटा, ठीक है। कितना आएगा, डेविएशन इज इक्वल टू पाई 1 पे बनता, पाई माइनस में 2 थीटा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है वहां पे, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं इसलिए थीटा। कई बार आपसे एक स्पेशल केस पूछ लिया जाता है कंपटीशन में, वैसे न्यूमेरिकल मिलेगा बुक में, आप ट्राई कर सकते हो। 2 प्लेन मिरर की वजह से, अगर यहाँ पे तो एक ही प्लेन मिरर था, 2 प्लेन मिरर है और वो कुछ एंगल पे इंसिडेंट थे, और वहां पे अगर डेविएशन देखा जाए तो 2 प्लेन मिरर जो है इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, एट एंगल थीटा, ठीक है। वैसे मैंने ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस की थी ये बातें। तो 2 मिरर है एंगल थीटा पे, तो वहां पे जो डेविएशन होगा वो कितना आएगा, 2 पाई माइनस में 2 थीटा। ये चीज आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, क्योंकि 3 मिरर का आता नहीं है, सिंगल मिरर का आपको बता दिया। 2 मिरर का एक न्यूमेरिकल है, उसमें डिस्कस कर सकते हैं। बाकी जो है ये रिजल्ट याद रखना है, डायरेक्टली पूछा जाता है आपसे, ठीक है, एग्जाम में। ये तो फर्स्ट केस था डेविएशन का। दूसरा केस जो पूछा जाता है स्पेशल केस, वो हमसे पूछा जाता है रोटेशन के बारे में। क्या पूछेंगे, रोटेशन। अब रोटेशन का क्या कंसेप्ट है देखते हैं। ये एक कंसिडरेशन था, ये एक प्लेन मिरर है, यहां से रे आई, इंसिडेंट हुई, ठीक है, हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। ये ब्लैक पेन से ही कर देता हूं इसको पूरा कंप्लीट, ताकि हम रोटेशन का दूसरे मार्कर से देखें, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जो था वो आई था, ठीक है, यहाँ पे आई मान लिया। यहां से रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होके ये इस डायरेक्शन में चली गई, जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों ही इक्वल होंगे, ठीक है। ये इंसिडेंट थी, ये रिफ्लेक्टेड। क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं था, पढ़ चुके हैं चीजें। लेकिन अब की बार हमें क्या कहा गया है कि इंसिडेंट रे जो है वो उसी पॉइंट पे है, और मिरर जो है वो आपके पास में रोटेट हुआ है थ्रू एंगल थीटा। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे ये जो मिरर था, ये मिरर रोटेट हुआ है कितने एंगल पे, थीटा पे। देखते हैं इस चीज को, तो यहाँ पे ये मिरर इस टर्म्स पे, ये मिरर जो है वो हमने रोटेट कर दिया किस डायरेक्शन में, पहले ये मिरर था, अब ये मिरर हो गया ब्लू कलर का, कितना एंगल, थीटा। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज में हमने मिरर को शिफ्ट किया। इंसिडेंट रे जहां पे आ रही थी अभी भी वहीं पे, बट मिरर अगर हो गया तो इसका मतलब थीटा जो नॉर्मल था वो भी तो उसी डायरेक्शन में हो गया, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर रहना है। पहले सरफेस ये थी, अब सरफेस इतना शिफ्ट हो गई, तो इसका मतलब नॉर्मल भी क्या हो गया, उतना ही शिफ्ट हो गया। तो यहां से अगर देखेंगे तो पहले ये नॉर्मल था, अब नॉर्मल ये हो गया न्यू। तो इसका मतलब पहले जो एंगल ऑफ इंसिडेंट था उसमें से ये नॉर्मल जो था वो थीटा शिफ्ट हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट अब कितना हो गया, आई माइनस में थीटा। कितना हो गया, आई माइनस थीटा। तो अब इस नॉर्मल के अकॉर्डिंग ये रे जो होगी रिफ्लेक्ट होगी, तो ये भी तो सेम होगी। तो यहां से लाइट जो है पहले वाले में नहीं जाएगी, ये कहां पे जाएगी, न्यू में।
और न्यू में जाएगी तो जो आर था उसमें भी कितना शिफ्ट हुआ, आर माइनस में थीटा। तो कोई आपसे पूछे कि जो पहले वाली रेज थी और जो आपके पास में मिरर को शिफ्ट करने के बाद में रेज है, तो इसमें कितना शिफ्ट हुआ, ये शिफ्ट बताओ। कि पहले जो इंसिडेंट रे थी वो सेम ही है, मिरर को हमने थीटा डिग्री रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में करोगे तो नॉर्मल भी क्लॉकवाइज में होगा, वहां पे आ जाता आई प्लस में थीटा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में क्या, तो इसलिए नॉर्मल शिफ्ट हुआ थीटा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इतना बन गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही रहेगा सेम। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं ये कह सकता हूं, सो शिफ्ट इज इक्वल टू, अगर मैं पहले के केस में बताऊं आपको, तो पहले कितना था इनिशियली कितना था, एंगल आई था और आर था, आई प्लस में आर था। क्लियर हो गया। ये आपके पास में टोटल एंगल फॉर्मेशन कर रहे थे। जब रोटेशन कर दिया तो आफ्टर रोटेशन क्या हो गया, आफ्टर रोटेशन टोटल एंगल कितना है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में आई माइनस थीटा और यहाँ पे आर माइनस में थीटा। तो यहाँ पे अगर देखें तो आई प्लस में आर, ये तो था ही, और ये माइनस थीटा, ये माइनस थीटा कितना होगा 2 थीटा। तो दोनों में अगर डिफरेंस देखें कि जो पहले वाली रेज थी और जो रिफ्लेक्ट मिरर को रोटेट करने के बाद में रिफ्लेक्टेड रे है, उन दोनों के बीच में जो एंगल का डिफरेंस आ रहा है वो कितना रहा है, 2 थीटा है। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो पहले जो रे थी और जो बाद में रे थी, तो पहले वाली उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हुई है जिधर मिरर को रोटेट किया है। अगर मिरर को मैं क्लॉकवाइज करता तो रिफ्लेक्टेड रे भी किधर होती, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती। तो इसका मतलब जो डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में वो कितना आ रहा है, 2 थीटा। तो इसका मतलब जो शिफ्ट होगा वो कितना हुआ, रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा। मिरर को हमने थीटा रोटेट किया है, बट रिफ्लेक्टेड रे कितना शिफ्ट होगी, 2 थीटा शिफ्ट होगी। अगर आप इसको 10 डिग्री करते हो तो रिफ्लेक्टेड रे कितना हो जाता है, 20 डिग्री आपके पास में शिफ्ट होता है। अगर मैं इसको 5 डिग्री करता हूं तो ये कितना होता है, यहाँ पे 10 डिग्री शिफ्ट होगा। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता तो रिफ्लेक्टेड रे भी किधर होती, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जिधर मिरर को रोटेट करेंगे उधर ही कितना जाएगी, 2 थीटा डिग्री क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, रे रोटेट करेगी उसी सेम डायरेक्शन में। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने कहता है कि एक प्लेन मिरर था, हमने यहां से टॉर्च जलाई तो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में आ गई, क्योंकि परपेंडिकुलर किस मिरर पे डालेंगे बिल्कुल सीधी आएगी। अब कह रहा है कि इस टॉर्च को मैंने कुछ एंगल पे रख दिया, सॉरी इस मिरर को मैंने थीटा डिग्री रोटेट कर दिया ऐसे, तो रिफ्लेक्टेड रे जो थी अब वो यहां से टकरा के और ऐसे आ रही है इस पॉइंट पे। कहता है कि मिरर को मैंने 15 डिग्री रोटेट किया है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो पहले के कंपैरिजन में अब जो जाएगी वो सेम डायरेक्शन में, क्योंकि मिरर को आपने क्लॉकवाइज किया, तो रिफ्लेक्टेड जो पहले आ रही थी बिल्कुल सेम, वो कितना आएगी, जितना मिरर को किया है उससे डबल, कितना आ गया 30 डिग्री। कितना आएगा 30 डिग्री, क्योंकि 15 डिग्री क्या था, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड कितना होगा 30। अब आपको ये बता दे कोई कि यहाँ पे पहले जहां पे लाइट आ रही थी और बाद में लाइट आ रही थी वो 1.5 मीटर है, तो बताओ कि ये सोर्स जो था मिरर से वो कितने डिस्टेंस पे। तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करवा सकते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। आर्क आपको पता है, एंगल पता था, यहाँ पे रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियस ही मतलब क्या होगी, मिरर से डिस्टेंस, वही कैलकुलेट करना था। तो इस तरीके से हमसे पूछा जाता है कि अगर मिरर को रोटेट कर रहे हैं थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना होगा 2 थीटा होगा। इस चीज को कंसिडर करेंगे। ये ऑल अबाउट था, सारी चीजें थी अबाउट द रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। क्लियर हो गया। प्लेन मिरर के थ्रू ये सारे केसेस हमने डिस्कस किए, नंबर ऑफ इमेजेस, उसके सारे कंसेप्ट, और ये आपके पास में 2 स्पेशल केसेस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कर्व्ड सरफेसेस के थ्रू रिफ्लेक्शन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।